नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं इतिहास अध्याय 9 विजयनगर साम्राज्य। ये जो आपका चैप्टर है, चाहे आपका सीटेट का पेपर हो, चाहे आपका यूपी टेट का पेपर हो, बहुत ज़रूरी चैप्टर है। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दक्षिण भारत का विशाल साम्राज्य कौन सा था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। जैसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। यहाँ पे संगम वंश, सलू वंश और बिंदु वंश के बारे में पूछ लेते हैं कि कौन से वंश में क्या हुआ, किसने कौन से वंश की स्थापना करी, किस वंश में किसका क्या योगदान था, प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। यहाँ पे कृष्णदेव राय के बारे में पूछ लेते हैं यहाँ से। तो इस चैप्टर के आपके दो भाग में, जिसमें हम भाग पहला पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विजयनगर साम्राज्य का उद्भव व विकास एक महान क्रांतिकारी घटना मानी जाती थी। दक्षिण भारत में विजयनगर के शासकों ने तुगलक वंश के विरुद्ध विजय पताका फहराई। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में विजयनगर साम्राज्य का वैभव जो था अपने चरमों उत्कर्ष पर था। लगभग 3 शताब्दियों तक इस साम्राज्य ने भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखा। कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो विजयनगर साम्राज्य का उद्भव हुआ, विकास हुआ, ये एक बहुत ही महान क्रांतिकारी घटना मानी जाती थी, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, जो तुगलक थे उनके विरुद्ध इन्होंने विजय पताका फहराई। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में विजयनगर साम्राज्य जो था अपने विकास की चरम उत्कर्ष पर था। अब लगभग 3 शताब्दियों तक इस साम्राज्य ने भारतीय संस्कृतियों को सुरक्षित रखा। कितनी शताब्दियों तक? 3 शताब्दियों तक। यहाँ के शासकों ने शानदार नगरों की स्थापना करी, भव्य भवनों का निर्माण और कला, हस्तशिल्प, साहित्य एवं धर्म को संरक्षण दिया। उन्होंने उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था भी स्थापित की। समस्त पुरातात्विक सामग्री जैसे भवन हो गए, अभिलेख हो गए, सिक्के के अध्ययन एवं उपलब्ध साहित्य के आधार पर हम इस साम्राज्य के इतिहास से परिचित होते हैं। कि जब हम इस साम्राज्य के बारे में जानते हैं तो ये हमें कहाँ से पता चलता है कि जैसे कि हमारे पास पुरातात्विक सामग्री हो गई, जैसे भवन हो गए, अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए और जो इनके ग्रंथ हो गए, इनसे हमें क्या पता चलता है कि भाई इस साम्राज्य के इतिहास से हम परिचित होते हैं कि इस साम्राज्य में क्या क्या था, कैसी व्यवस्था थी, उन सब के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है विजय का नगर, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये पूछ लिया जाता है कि विजयनगर का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, विजय का नगर। तुंगभद्रा नदी के किनारे संगम बंधुओं ने अपनी विजय स्मृति में इसे बसाया था। किसने बसाया था? तुंगभद्रा नदी के किनारे संगम बंधुओं ने अपनी विजय स्मृति में इसे बसाया था। उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक विजयनगर साम्राज्य का फैलाव था। तो याद रखना, ये उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक विजयनगर साम्राज्य का फैलाव था। आधुनिक समय में विजयनगर के अवशेष हमें हम्पी नामक स्थान से मिलते हैं। ये बहुत ज़रूरी लाइन है आपकी कि जो आधुनिक समय में है, जो विजयनगर के जो अवशेष हमें मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? हमें हम्पी में मिलते हैं। स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से इस स्थान का नामकरण हम्पी हुआ। कि जो यहाँ पे स्थानीय मातृ देवी थी, जैसे माँ पंपा देवी हो गई, उनके नाम पर यहाँ का जो नामकरण था, जो नाम रखा गया, वो हम्पी रखा गया। राजनीतिक इतिहास। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना का जो श्रेय है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों को जाता है। प्रारंभ में ये होशियार शासक प्रतापरुद्र द्वितीय की सेवा में थे। 1323 ईस्वी में काकतीय राज्य पर दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार हो गया। कि 1323 ईस्वी में जब काकतीय राज्य पर दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार हो गया, तब ये कंपली राज्य में मंत्री के पद पर आसीन हो गए। मोहम्मद तुगलक ने जब कंपली को जीत लिया तो इन दोनों भाइयों को भी कैद में डालकर मुस्लिम धर्म स्वीकार करने पर विवश किया। कंपली में विद्रोह होने पर तुगलक ने इन दोनों भाइयों को विद्रोह दबाने के लिए भेजा। कि जब तुगलक के खिलाफ दोबारा से कंपली में विद्रोह होने लगा तो तुगलक ने इन दोनों भाइयों को वहां पर विद्रोह दबाने के लिए भेजा। इन्होंने कंपली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कापच्ची नायक वीर बल्लाल तृतीय की दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध सफलता से प्रेरित होकर इन्होंने भी स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का निश्चय किया। जब इन्होंने देखा कि भाई कापच्ची नायक हो गए, वीर बल्लाल हो गए, ये दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं, तो इनकी सफलता से प्रेरित होकर इन्होंने भी सोचा कि हम भी क्यों ना स्वतंत्र राज्य स्थापित करें। और इन्होंने ये निश्चय किया। संत विज्ञारण्य के गुरु और शेरनी मठ के मठाधीश विज्ञातीर्थ द्वारा उन्हें पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश कराया गया। उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। कि इन्होंने क्या करा, पहले तो खुद को स्वतंत्र शासक घोषित करा, उसके बाद तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। यहाँ से जो शुरुआत होती है वो होती है संगम वंश की शुरुआत। तो आपके सीटेट के पेपर में भी पूछ लेते हैं कि भाई संगम वंश की शुरुआत
कहाँ से हुई थी, इसका संस्थापक कौन था? तो इसका जो संस्थापक था वो हरिहर बुक्का था। और इनका जो शासनकाल था वो 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक था। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी। हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। उसने कनेरा, मसूर, तिरुचिनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता। उसकी सबसे महान सफलता थी बहमनी राज्यों से पश्चिम क्षेत्र कोंकण व गोवा छीनना। तो ये पूछ लिया जाता है उसकी सबसे महान सफलता क्या थी? कोंकण व गोवा छीनना। हरिहर द्वितीय के हरिहर द्वितीय थे वो शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। तो ये भी जरूरी लाइन है आपकी। देवराय प्रथम हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद कृष्णमस विरूपाक्ष प्रथम बुक्का द्वितीय उत्तराधिकारी बने। 1406 ईस्वी में देवराय प्रथम शासक बना कि 1406 ईस्वी में जब देवराय प्रथम शासक बना तो तुंगभद्रा दोआओं को लेकर बहमनी राज्यों से इसका युद्ध छिड़ गया। देवराय प्रथम ने वारगल के शासकों से गठजोड़ कर लिया और वारगल को शासकों ने क्या करा, जो बहमनी सल्तनत का साथ छोड़ दिया। इससे क्या हुआ, दक्कन में शक्ति संतुलन बदल गया। देवराय फिरोज शाह बहमनी को करारी मात देने में सफल रहा। देवराय ने जल की कमी को दूर करने के उद्देश्य से तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया। उसने सिंचाई के लिए हरियर नदी पर भी बांध बनवाया। उसके दरबार में हर विलास ग्रंथ के रचयिता प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ थे। तो ये पूछ लिया जाता है कि उसके दरबार में लॉन्ग में पूछ लिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे देंगे कि इसकी परिभाषा है भी या नहीं भी है। इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि उसके दरबार में हर विलास ग्रंथ के रचयिता प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ थे। इसके शासनकाल में इटली निवासी यात्री निकोलो कोंटी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा करी। निकोलो दा कोंटी राज्य में मनाए जाने वाले त्यौहार जैसे दिवाली, नवरात्र हो गए, इनका उल्लेख जो है अपनी यात्रा वृत्तांत में करता है। नगर के विषय में लिखता है कि जो नगर की परिधि है वो 96 किलोमीटर की थी। उसमें 90,000 सैनिकों की शक्तिशाली सेना भी निवास करती थी। देवराय द्वितीय 1422 ईस्वी से 1446 ईस्वी। देवराय द्वितीय विजयनगर का महानतम शासक था। विजयनगर इतिहास में इसे इमांडी देवराय के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ज़रूरी है, इसको किसके नाम से जाना जाता है? इमांडी देवराय के नाम से जाना जाता है। उसने 2000 तुर्की धनुधरों को अपनी सेना में भर्ती किया। उसके और बहमनी राज्यों के बीच एक के बाद एक 3 लड़ाइयाँ हुई, परंतु कोई परिणाम न निकला। इसलिए दोनों पक्षों को मौजूदा सीमाओं पर सहमत होना पड़ा। उसने अपने शासनकाल में अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार श्रीलंका द्वीप तक किया। उसके समय में फारसी राजदूत अबू दुर्जाक ने विजयनगर की यात्रा करी। तो बहुत ज़रूरी है, उसके समय में फारसी राजदूत अबू दुर्जाक ने विजयनगर की यात्रा करी और उसने लिखा है कि विजयनगर जो है संसार के सबसे शानदार नगरों में से एक था। ये पूछ लिया जाता है कि उसने क्या लिखा है। उसने राज्य के वैभव और ऐश्वर्य की प्रशंसा की है। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख राजवंश जैसे संगम वंश हो गए, शलू वंश हो गए, तुलु वंश हो गए, अरविंदो वंश हो गए। हम संगम वंश के बारे में पढ़ चुके हैं, हरिहर और बुक्का के बारे में। अब शलू वंश के बारे में पढ़ेंगे हम, जैसे नरसिम्हा सुलभ हो गया, तुलु वंश में वीर नरसिम्हा हो गया, अरविंदो वंश में तिरुमल्लल हो गए। देवराय द्वितीय के बाद संगम वंश के कुछ कमजोर शासकों के बीच गृह युद्ध हुआ, जिसमें राज्य के सामंत को स्वतंत्र होने का अवसर मिल गया। ऐसी स्थिति में राज्य के मंत्री नरसिंह सुलेव ने सस्ता हथियाकर सुलेव वंश की नींव रखी कि जो राज्य के मंत्री थे, नरसिंह सुलेव ने क्या करा, ऐसे मौके का फ़ायदा उठाकर और सस्ता हथियाकर सुलेव वंश की नींव रखी। इसे विजयनगर के इतिहास में प्रथम बला पहाड़ कहा जाता है। जो बला पहाड़ है ये उसको कहा जाता है जो शासकीय शक्तियों के बल पर किसी भी राजा को सिंहासन से हटाकर खुद राजा बन जाए। 1490 ईस्वी में नरसिंहा सुलेव की मृत्यु के बाद उसका जो अल्पवयस्क पुत्र इमांडी नरसिंहा विजयनगर का शासक बना। जो उसको पुत्र था वो 18 से कम आयु का था। इमांडी नरसिंह जो था विजयनगर का शासक बना। नरसा नायक को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया। 1505 में सस्ता अधिकार के प्रश्न पर नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमांडी नरसिंह की हत्या कर दी और राजगद्दी पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। कि जो नरसा नायक का पुत्र था उसने क्या करा, इमांडी नरसिंह की भी हत्या कर दी और राजगद्दी पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। तो यहाँ से यही पूछा जाता है कि सुलभ वंश का संस्थापक कौन था? नरसिंहा सुलेव था और इसने प्रथम बल प्रहार किया था। जो बला प्रहार है ये क्या होता है, शासकीय व्यक्ति द्वारा शक्ति का प्रयोग करके राज सिंहासन पर अधिकार कर लेना बल प्रहार कहा जाता है। 1800 में कलिंग मैकेंजी ने सर्वप्रथम हम्पी पर शोध कार्य आरंभ किया। उसने हम्पी को प्रथम सर्वेक्षण मानचित्र तैयार करा, जिसमें उसने विरूपाक्ष, पंपा देवी, पुरातात्विक सामग्री, विदेशी यात्रियों के विवरण तथा स्थानीय साहित्यों के अध्ययन से हम्पी के महान साम्राज्य की खोज संभव हुई। कि इन सब के माध्यम से ही हमें हम्पी के जो साम्राज्य है उसकी खोज हम कर पाए।
नरसिंगा ने सलू वंश के स्थान पर 1505 ईस्वी में तलु वंश की स्थापना करी। विजयनगर के इतिहास में इसे द्वितीय बलापहार कहा जाता है कि विजयनगर के इतिहास में देखें तो इसको द्वितीय बलापहार कहा जाता है। किसने किया था? नरसिंगा ने किया था। कैसे किया था कि इसने जो इमांडी नरसिंगा था, जो अल्पायु का था, उसकी हत्या कर दी थी और शक्ति के बल पर खुद सिंहासन पर बैठ गया। इससे क्या हुआ? जनता में आक्रोश फैल गया। जनता ने इसको राजा मानने से मना कर दिया। 1509 में उसका जो सौतेला भाई था कृष्णदेव राय विजयनगर का शासक बना। कृष्णदेव राय को उसकी सैनिक उपलब्धियों के कारण तलु वंश का ही नहीं बल्कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। उसने न केवल विजयनगर साम्राज्य की सीमा को विस्तार किया अपितु एक संगठित एवं सुदृढ़ शासन की स्थापना करी। सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से उसका जो राज्य था विश्व प्रसिद्ध था। तो याद रखना, उसने इस राज्य जो तलु वंश में सबसे प्रमुख शासक था वो कृष्णदेव राय थे। उन्होंने विजयनगर के साम्राज्य का विस्तार किया। सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी उसका जो राज्य था विश्व में प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है भाई तलु वंश के संस्थापक कौन था? तो वीर नरसिंगा था। इसने क्या करा था? इसने द्वितीय बलापहार करा था इसके शासनकाल में। और कृष्णदेव राय 1509 में 9 ईस्वी से 1529 ईस्वी। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। उसने अपनी योग्यता से विजयनगर को उन्नति के शिखर तक पहुंचाया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में जिन भारतीय राज्यों का वर्णन किया है उनमें विजयनगर के शासक कृष्णदेव का भी विवरण है कि जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा में, उसमें विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का भी वर्णन किया है। इतिहासकार डॉक्टर R.C. मजूमदार ने उसके बारे में लिखा है कि वह विजयनगर राज्य का सबसे महान शासक था। उसकी गिनती भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध शासकों में की जाती है। वह बहादुर सिपाही, सफल सेनापति, तो ये पूछ लिया जाता है उसकी विशेषताओं के रूप में पूछ लेंगे कि वो बहादुर थे, सफल सेनापति थे, कुशल प्रशासक थे, कला व साहित्य का संरक्षक था। उसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बाबर बोसा व डोमिंगो पायस ने यात्रा करी। तो इसके शासनकाल में किसने यात्रा करी थी? पुर्तगाली यात्री बाबर बोसा व डोमिंग पायस ने यात्रा की थी। इन यात्रियों ने उसके शासन व्यवस्था की अत्यधिक प्रशंसा करी कि इन यात्रियों ने क्या करा? उसके शासन व्यवस्था की अत्यधिक प्रशंसा करी। बहमनी साम्राज्य 1346 ईस्वी में हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह नामक उपाधि धारण करी। तो ये पूछ लिया जाता है कि 1346 में हसन गंगू ने कौन सी उपाधि धारण करी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह नामक उपाधि धारण करके बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी। ये जो बहमनी साम्राज्य था ना 1346 से 16वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यह साम्राज्य संगठित एवं शक्तिशाली था। बाद में ये ना 5 भागों में बांट गया था, 5 राज्यों में बट गया था। बाद में ये बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया, बिदर हो गया, बरार हो गया, गोलकुंडा हो गया नामक 5 राज्यों में विभाजित होकर बिखर गया था ये। उपलब्धियां एवं योगदान। सैन्य उपलब्धियां। पड़ोसी राज्य की सेनाओं के लगातार हो रहे हमलों को रोकना कृष्णदेव राय का प्रथम उद्देश्य था। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह व कृष्णदेव राय के मध्य 1509 ईस्वी में कोविलकोंडा के समीप युद्ध हुआ, जिसमें बीजापुर का जो शासक था ना वो मारा गया। कृष्णदेव राय ने रायचूर, गुलबर्गा व बिदर पर अधिकार कर लिया। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने कृष्णदेव राय का सहयोग लेने के लिए अरबी फारसी घोड़े मात्र विजयनगर को ही देने का प्रस्ताव रखा। पुर्तगालियों ने उससे भटकाल में किले बनाने की अनुमति मांगी। कृष्णदेव राय ने इस प्रस्ताव को मान लिया और उसको किले बनाने की भी अनुमति दे दी और पुर्तगालियों से मित्रता भी स्थापित कर ली। कृष्णदेव राय ने उम्ता मातुर के विद्रोही सरदार गंगा राय को हराकर मार डाला। कृष्णदेव राय ने उड़ीसा की सेना को हराकर तेलंगाना क्षेत्र को जीत लिया। उसकी विजयी सेना कंटक तक पहुंच गई। जो यहाँ के शासक थे प्रताप रुद्रदेव ने कृष्णदेव राय की अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार करते हुए अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय से कर दिया। प्रशासनिक उपलब्धियां। कृष्णदेव राय ने विजयनगर राज्य को सुसंगठित किया, शांति व व्यवस्था स्थापित की। कृष्णदेव राय न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था, कानून निर्माण, सैन्य संचालन आदि सभी का प्रधान था, परंतु वह निरंकुश व स्वच्छाधारी शासक नहीं था, क्योंकि उसमें पूरी तरीके से वो स्वतंत्र नहीं था, उस पर नियंत्रण था। उसने अपने राज्य में कृषि एवं व्यापार की उन्नति के लिए पर्याप्त प्रयास किए। जंगल साफ कर अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया। तालाब व नहरें खुदवाकर सिंचाई के साधनों में वृद्धि की। सैन्य व्यवस्था को भी सुसंगठित किया। उसने सेना में कठोर अनुशासन लागू किया। साहित्य को प्रोत्साहन। कृष्णदेव राय कला व साहित्य का महान संरक्षक थे। वे आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ये पूछा जाता है किसके नाम से प्रसिद्ध थे? आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्ध थे। उसके दरबार को अष्टदिग्गज के रूप में प्रख्यात 8 तेलुगु कवि एवं विद्वान सुशोभित करते हैं। तो पूछ लिया जाता है उसके दरबार में
8 तेलुगु कवि एवं विद्वान सुशोभित करते हैं। इन तेलुगु कवियों में से पेडुडन जो थे सर्वे प्रमुख थे। वह संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के महापंडित थे। तो ये लाइन बहुत जरूरी है आपकी। कृष्णदेव राय स्वयं भी विद्वान थे। उसने तेलुगु में आमुक्त मालदा तथा संस्कृत में जावंती कल्याणम नामक ग्रंथों की रचना करी। तो यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि उसने कौन से ग्रंथों की रचना करी कृष्णदेव राय ने, तो आपको पता होना चाहिए। धार्मिक सही गुणता। कृष्णदेव राय की धार्मिक सही गुणता की जानकारी देते हुए उस काल में आए विदेशी यात्री दुआर्त्रे बाबर बोसा अपने यात्रा वृत्तांत में लिखता है कि राजा इतनी स्वतंत्रता देता था कि चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, हबसी हो या विधर्मी हो, हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब इतनी स्वतंत्रता थी उस टाइम पे कि कोई भी धर्म का हो अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म को चुन सकता है, अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है। उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई नाराज़गी नहीं झेलनी पड़ेगी और ना ही उसके बारे में ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाएगी कि भाई कौन किस धर्म का है, किसने कौन सा धर्म अपना लिया है। तो विजयनगर के विषय में पायस का वर्णन। पायस लिखते हैं, इस शहर का परिमाप मैं यह नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता। मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहाँ से मैं इसका एक बड़ा भाग देख पाया। वहाँ से मैंने देखा तो मुझे ये रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ कि जब उन्होंने देखा तो ये रोम जितना ही विशाल प्रतीत हुआ। ये देखने में अत्यंत सुंदर है। इसमें पेड़ों के कई उपवन हैं, आवासों के बगीचों में पानी की कई नालियाँ आती हैं। इसमें अनेक सुंदर तालाब हैं। वास्तुकला में योगदान। कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर में वास्तुकला की नवीन शैली उन्नति के चरम पर थी। उसमें मंडप, गोपुरम, विशाल भवन व मंदिर का निर्माण करवाया। उसने राजधानी को भी काफ़ी भव्य रूप दिया, जिसकी प्रशंसा विदेशी यात्री पायस इस प्रकार करते हैं। आकार में वह रोम के समान विशाल एवं विस्तृत है। इस नगर में असंख्यक लोग निवास करते थे। इसके बाजारों में संपूर्ण विश्व की ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो ना बिकती हो। वास्तुकला के क्षेत्र में कृष्णदेव राय ने अपनी राजधानी में विठल स्वामी मंदिर, ये पूछ लिया जाता है कि इन्होंने अपनी राजधानी में कौन से मंदिर बनवाए, तो विठल स्वामी मंदिर बनवाया, हजारा स्वामी मंदिर बनवाया, चिदम्बरा मंदिर का निर्माण करवाया। उसने अपनी माता नागम्बा की याद में नया शहर नागलपुर निर्मित करवाया, ये भी पूछ लिया जाता है। इसके अतिरिक्त उसने गोपुरम तथा अन्य भवनों का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय के अधीन न केवल विजयनगर साम्राज्य का विकास हुआ अपितु सुशासन, साहित्य, कला, धर्म आदि के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। कृष्णदेव राय को दक्षिण भारत का महानतम शासक माना गया है। वास्तव में विजयनगर राज्य कृष्णदेव राय के शासनकाल में अपने गौरव तथा खुशहाली की चोटी पर पहुंचा हुआ था। तो यहाँ पे जो पूछा जाता है वो मंदिरों के बारे में पूछा जाता है और उनकी जो माता के नाम पर जो नया शहर बना था नागलपुर, उससे संबंधित पूछा जाता है यहाँ पे आपके क्वेश्चन। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की हिंदू स्थापत्य कला की एक महत्वपूर्ण शैली है। दक्षिण में इसका उद्भव व विकास होने के कारण हुआ, इसी कारण इसको द्रविड़ शैली कहा जाता है। इसमें भवनों को 3 भागों में बांटा जाता है, गोपुरम, गर्भगृह, शिखर। विशाल प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। मंदिर का आधार भाग जो वर्गाकार होता है, जहाँ पर मुख्य मूर्ति रखी जाती है, उसको गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह के ऊपर विशाल पैरामिंडा नमूना शिखर होता है। द्रविड़ शैली के भवन काफ़ी विशाल व ऊंचे होते हैं। जो द्रविड़ शैली के भवन होते हैं ना, विशाल और काफ़ी ऊंचे होते हैं। इनमें अनेक कक्ष होते हैं, जलकुंड होते हैं, अन्य छोटे मंदिर होते हैं। तो यहाँ से भी आपका पूछा जाता है, इसमें भवनों को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा, गोपुरम, गर्भगृह और शिखर। तो गोपुरम किसको कहते हैं, गर्भगृह किसको कहते हैं, शिखर किसको कहते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। विजयनगर का पतन व अरविंदो वंश। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ। उसके बाद अच्युत राय, सदाशिव राय गद्दी पर आसीन हुए। इस काल में राज्य की जो वास्तविक शक्ति थी वो कृष्णदेव राय के दामाद राम राय के हाथों में थी। राम राय जो था एक योग्य शासक प्रबंधक था, परंतु सफल कूटनीतिज्ञ नहीं था। उसको कूटनीति बिल्कुल भी नहीं आती थी। उसने बहमनी राज्य के खंडों को, जैसे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर को एक दूसरे के विरुद्ध सहायता देने की नीति अपनाई। परंतु क्या हुआ कि इसने सहायता देने की नीति तो अपना ली, ये जो नीति थी इसकी फेल हो गई। इन राज्यों ने क्या करा, एक साथ मिलकर इसी के खिलाफ मोर्चा कर दिया। 23 जनवरी को 1565 को तिलकोट के युद्ध में उसे पराजित कर दिया। युद्ध के बाद लगभग 100 वर्षों तक विजयनगर पर अरविंदो वंश का शासन रहा, परंतु विजयनगर दक्षिण भारत की राजनीति में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे पाया। यह महान साम्राज्य जो था धीरे धीरे अपने पतन की ओर अग्रसर होता गया। तेलीकोट का युद्ध।
ये युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर की सेनाओं व बहमनी शासकों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया। विजयनगर की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था प्रधानमंत्री जो था इसमें रामराय कर रहा था। इस युद्ध में विजयनगर की सेना को इन राज्य की सेनाओं ने, संयुक्त सेनाओं ने क्या करा, हरा दिया। जो इन राज्यों की सेनाएं थी, जो 3 राज्य मिले हुए थे, इनकी सेनाओं ने रामराय को जब हरा दिया, इसे राक्षसी तागड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध को क्या नाम दिया गया? राक्षसी तागड़ी के युद्ध का भी नाम दिया गया। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर आक्रमण किया तथा नगर में आग लगा दी। इस प्रकार तेलकोट का युद्ध विजयनगर साम्राज्य के लिए पतन का कारण बना। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री शासक देवराय प्रथम, यात्री जो था निकोलो द कोंटी था, इटली से आया था। देवराय द्वितीय अब्दुलजार्क यात्री था इसमें, ये ईरानी से आया था। कृष्णदेवराय में डोमिंगो पायस बारबोसा, ये पुर्तगाल से आया था। तो इनके बारे में पूछ लेते हैं भाई। यहाँ पर जैसे अब्दुलजार्क ने क्या लिखा था, पायस ने क्या लिखा था, बारबोसा ने क्या लिखा था, ये कौन से देश से आए थे, इन्होंने क्या विशेषता बताई थी इस राज्य की। तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। इस चैप्टर के आपके 2 भाग हैं, जिसमें कि एक भाग आपका हो चुका चैप्टर ये कंप्लीट। अब भाग 2 आपका जल्दी आएगा। आपको चैप्टर ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।